Hi friends, once again welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of atomic and molecular physics in which today we will discuss about characteristic X-ray spectrum. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। परमाणविक एवं आणविक भौतिकी का यह हमारा अगला लेक्चर है जिसमें आज हम अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन द करंट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम एंड द मोज़लेस लॉ। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम तथा मोज़ले नियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम एंड दिस स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम। यह स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम भी कहलाता है। So, characteristic X-ray spectrum. The methods of producing characteristic X-rays are अभिलाक्षणिक एक्स किरण को उत्पन्न करने की निम्न विधियां हैं। फर्स्ट मेथड, इन दिस मेथड वी यूज एलिमेंट as a target in the X-ray tube and electrons are bombarded directly on it. प्रथम विधि में हम तत्व को एक्स किरण नली में लक्ष्य के रूप में उपयोग में लाते हैं तथा इस तत्व या एलिमेंट पर इलेक्ट्रॉनों की सीधी बौछार की जाती है। तो जो भी हमारा एलिमेंट है उस पर हम इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली बम्बार्ड करते हैं, सीधे इस पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार करते हैं। फॉर ईच टारगेट देयर इज अ मिनिमम पोटेंशियल बिलो विच द लाइन स्पेक्ट्रा डू नॉट अपीयर। प्रत्येक लक्ष्य के लिए मीन्स जो आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट किसका बना हुआ है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। प्रत्येक लक्ष्य के लिए एक न्यूनतम विभव होता है जिससे नीचे के विभव पर रेखीय स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देता है एंड this critical potential difference is different for different element तथा यह क्रांतिक विभवांतर भिन्न भिन्न तत्वों के लिए भिन्न भिन्न होता है। तो जो एलिमेंट आपने टारगेट की फॉर्म में डिसाइड किया है वो एलिमेंट कौन सा है उसके हिसाब से उसका क्रिटिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा या क्रांतिक विभवांतर होगा। उस क्रिटिकल पोटेंशियल डिफरेंस से अगर नीचे पोटेंशियल लेते हैं तो हमको लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई नहीं देता है। नाउ सेकंड मेथड, इन दिस मेथड द प्राइमरी एक्स-रेज फ्रॉम ए हार्ड एक्स-रे ट्यूब अलाउ टू फॉल ऑन द एलिमेंट। दूसरी विधि में हम एक कठोर एक्स किरण नली से प्राथमिक एक्स किरणों को तत्वों पर गिराते हैं। तो जो हार्ड एक्सरे ट्यूब है उसमें से जो प्राइमरी एक्सरे निकलेंगी उन प्राइमरी एक्सरेज को हम सीधे ही एलिमेंट के ऊपर गिराते हैं। द प्राइमरी एक्सरेज मस्ट बी हार्डर देन
the characteristic X-rays to be produced. प्राथमिक एक्सकिरण सदैव अभिलाक्षणिक एक्सकिरणों से कठोर होनी चाहिए। उसी अवस्था में हमको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिलेंगे, अभिलाक्षणिक एक्सकिरण मिलेगी, अन्यथा हमको अभिलाक्षणिक एक्सकिरणें प्राप्त नहीं होंगी। The peak obtained in the X-ray spectrum gives the line spectrum, which is the characteristic of the element. एक्स-किरण स्पेक्ट्रम में प्राप्त शीर्ष रेखीय स्पेक्ट्रम प्रदान करता है जो तत्व के अभिलाक्षणिक के आधार पर हमें प्राप्त होता है। अब हमने एलिमेंट कौन सा लिया है, उस एलिमेंट के आधार पर हमको एक्स-किरण स्पेक्ट्रम में लाइन स्पेक्ट्रम की पीक मिलेगी। नाउ हियर वी हैव एक्स-रे ट्यूब, दिस इज एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है, यह तत्व है, इस पर हम इस एक्स-रे ट्यूब से जो हार्ड एक्स-रे निकलेगी उसको गिराते हैं। सो दिस इज आवर प्राइमरी एक्स-रे विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स-रे ट्यूब। ये प्राथमिक एक्सकिरण है। ये प्राथमिक एक्सकिरण एक्सकिरण नली से हमें प्राप्त होती है तथा इसको हम इस एलिमेंट या तत्व पर गिराते हैं। एंड आफ्टर इट वी गेट कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे। इसके पश्चात हमें अभिलाक्षणिक एक्सकिरण प्राप्त होती है। Moseley used the potassium ferrocyanide as a crystal and photographic plate as a recording medium in place of ionization chamber in the X-ray spectrometer. मोज़ले ने जब अपना प्रयोग किया तो उसने पोटेशियम फेरोसाइनाइड को क्रिस्टल के रूप में प्रयोग में लिया तथा रिकॉर्डिंग मीडियम के रूप में या अभिलेखन माध्यम के रूप में उसने एक्स-किरण स्पेक्ट्रोमीटर में आयनन कक्ष के स्थान पर फोटोग्राफिक प्लेट का उपयोग किया। तो क्रिस्टल हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और रिकॉर्डिंग मीडियम जो है वो हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है। He obtained the line spectrum by using 30 different targets in the tubes and conclude the following. उसने मीन्स मोज़ले ने 30 विभिन्न लक्ष्यों को एक्स-किरण नली में प्रयोग में लेकर रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तथा इन स्पेक्ट्रमों के आधार पर उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या है? द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय ग्राफ हैज 2 डिफरेंट ग्रुप्स। ग्राफ द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम में 2 विभिन्न समूह होते हैं। The series of lower wavelength is K series and of higher wavelength is L series. निम्न तरंगदैर्घ्य की श्रेणी K श्रेणी है जबकि उच्च तरंगदैर्घ्य की श्रेणी L श्रेणी है। तो प्राप्त 2 समूह, एक हमारी K श्रेणी है तथा दूसरी हमारी L श्रेणी है। Since the linear spectrum depends on the nature of target material and therefore it is also called characteristic spectrum. चूंकि रेखीय स्पेक्ट्रम लक्ष्य पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है
इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो आप लाइन स्पेक्ट्रम या रेखीय स्पेक्ट्रम भी कह सकते हो, और साथ में इसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम या अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइन स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस एंड द अप्लाइड वोल्टेज। रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या नाभिक की प्रकृति पर तथा आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है। तो आपने जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितना है, एंड जो न्यूक्लियस आपने यूज किया है उसका नेचर क्या है, इन दोनों के ऊपर हमारी नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड करेंगी। इट इज easier than optical spectrum and are same for all types of elements। यह स्पेक्ट्रम प्रकाशीय स्पेक्ट्रम की तुलना में सरल है तथा सभी तत्वों के लिए यह समान होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए पर्टिकुलर line spectrum increases with the position of element in periodic table। किसी विशेष रेखीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति के साथ बढ़ती है। Now, according to Moseley के अनुसार nu is equal to a into z minus b whole square। nu is frequency of a particular line spectrum। nu एक विशेष रेखीय स्पेक्ट्रम की आवृत्ति है। a and b are constants। a तथा b नियतांक है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइन। न्यू रेखा की आवृत्ति है। एंड जेड इज एटॉमिक नंबर तथा जेड परमाणु क्रमांक है। एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द मोज़लेस लॉ। यह समीकरण मोज़ले नियम दर्शाती है। नाउ ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम का उद्गम। According to Moseley, when electron jumps from higher energy level NF to lower energy level Ni, then frequency of emitted X-ray। Moseley के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर NF से निम्न ऊर्जा स्तर Ni में कूदता है तो उत्सर्जित एक्स किरण की आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू आर सी जेड माइनस बी होल स्क्वायर 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर। हियर Ni एंड NF आर एनर्जी लेवल्स। यहां Ni तथा NF ऊर्जा स्तर हैं। R इज रिडबर्ग कांस्टेंट। R रिडबर्ग नियतांक है। B इज स्क्रीनिंग फैक्टर। B आवरणांक है। एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट तथा C प्रकाश का वेग है। एंड रिडबर्ग कांस्टेंट इज R इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e raised to 4 upon h cube। Here h is Planck's constant। यहाँ h प्लैंक नियतांक है। एंड e is charge of electron
तथा E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। Now, this is our diagram. Here, high energy electron beam incident on this particular element. When high energy electrons are bombarded on a target nuclei, then attacking electron removes one electron from K shell. जब उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन किसी लक्ष्य नाभिक पर गिराया जाता है तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम हम हमारे टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर गिरा रहे हैं। देन अटैकिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल। तो आक्रमण करने वाला इलेक्ट्रॉन के कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। This empty space of K shell is filled by another electron of L or M shell, and hence the spectrum lines of K series are formed. K कोश का यह रिक्त भाग L या M कोश के अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया जाता है तथा इस प्रकार के श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम इस के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है और ये जो एम्प्टी स्पेस है, ये जो रिक्त भाग है, ये एल कोश का एक इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है और यहां पर हमको एक एक्सरे फोटोन मिलता है। इस प्रकार हमें के श्रेणी का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम L to K shell, then K alpha line is formed, and if electron jumps from M to K shell, then K beta line is formed. यदि इलेक्ट्रॉन L कोश से K कोश में कूदता है तो हमें K अल्फा रेखा प्राप्त होती है तथा यदि इलेक्ट्रॉन M कोश से K कोश में कूदता है तो हमें K बीटा रेखा प्राप्त होती है। तो अगर L से K में आएगा तो K अल्फा लाइन मिलेगी और M से K में आएगा तो K बीटा लाइन हमको मिलेगी। सिमिलरली L, M and other series can be formed. इसी प्रकार L, M तथा अन्य श्रेणियां प्राप्त की जा सकती हैं। Now, this is shell for n equal to 1. This is n equal to 2, n equal to 3 and n equal to 4. n are principal quantum number, n मुख्य क्वांटम नंबर है। अगर n इक्वल टू 1 है तो इसको हम K शेल कहते हैं, n इक्वल टू 2 तो L शेल, n इक्वल टू 3 देन M शेल और n इक्वल टू 4 है तो इसको हम N कोश कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से K कोश में कूदता है तो उस अवस्था में हमें K श्रेणी प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से L कोश में कूदता है तो हमें L श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। और ये जो डायग्राम है, ये जो चित्र है, इट इज नोन एज कौशल्स डायग्राम। यह कौशल चित्र कहलाता है। नाउ मोर्सलेस लॉ, मोर्सले का नियम। According to it, the frequency of a spectral line in X-ray spectrum varies as the square of
the atomic number of the element emitting it. इस नियम के अनुसार एक्स किरण स्पेक्ट्रम में रेखा की आवृत्ति वह तत्व जिससे एक्स किरण उत्पन्न होती है उसके परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है। सो यदि परमाणु क्रमांक Z है, उत्सर्जित एक्स किरण के स्पेक्ट्रमी रेखा की आवृत्ति न्यू है, देन न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर। नाउ अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, दोनों तरफ वर्गमूल लें, देन रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अब अगर परमाणु क्रमांक तथा आवृत्ति की वर्गमूल के मध्य हम ग्राफ खींचे, इफ वी ड्रॉ अ कर्व बिटवीन एटॉमिक नंबर Z एंड द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन द कर्व विल बी स्ट्रेट लाइन। तो वक्र में सीधी रेखा प्राप्त होता है। दिस इज के अल्फा लाइन एंड दिस इज के बीटा लाइन। तो यहां पर हमने के अल्फा तथा के बीटा रेखाएं दर्शाई हैं। नाउ इफ वी एलिमिनेट दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, यदि हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो हमें कांस्टेंट मिलेगा, नियतांक मिलेगा। सो रूट न्यू इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी। हियर b इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहां b अभिलक्षणिक नियतांक या आवरणांक कहलाता है। एंड दिस z minus b is effective atomic number of the element emitting X-ray, तथा z minus b उस तत्व का प्रभावी परमाणु क्रमांक है जो एक्स किरण उत्पन्न करता है या जो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ, मोज़ले नियम का महत्व। अब मोज़ले लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है? द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर, नॉट ऑन देयर मास। किसी तत्व के अभिलक्षणिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, वे परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। सो द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल वाज रीअरेंज्ड। इसलिए आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की स्थिति पुनर्व्यवस्थित की गई। तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट पहले एटॉमिक नंबर के बेस पर जमाए हुए थे उनको वापस व्यवस्थित किया गया। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर, क्योंकि तत्व के अभिलक्षणिक गुण उसके परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते हैं। Some new elements of periodic table was discovered. These elements like hafnium 72, indium 61, rhenium 75 etc. इसके आधार पर आवर्त सारणी के कुछ नए तत्वों की खोज की गई। ये तत्व हाफनियम 72, इंडियम 61, रीनियम 75 आदि थे। Now, explanation of Moseley's law on the basis of Bohr's theory. बोर सिद्धांत के आधार पर मोज़ले नियम की व्याख्या। Now, according to Bohr, energy of electron in n1 orbit. बोर सिद्धांत के आधार पर n1 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m e raised to 4 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर होती है। हियर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यह h प्लैंक नियतांक है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एंड e इज
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एंड जेड इज एटॉमिक नंबर, तथा जेड परमाणु क्रमांक है। n1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहां n1 मुख्य क्वांटम संख्या है। सिमिलरली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n2 ऑर्बिट, इसी प्रकार n2 कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 इक्वल टू -2π² m e⁴ z² अपॉन n2² h²। Since the positive nucleus is screened by rest of electrons, चूंकि धनावेशित नाभिक अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ढका हुआ रहता है या अन्य इलेक्ट्रॉनों का धनावेशित नाभिक पर आवरण होता है, therefore we use atomic number z-b in place of z। इसलिए हम परमाणु क्रमांक z के स्थान पर z-b का प्रयोग करते हैं। तो जहां पर z था वहां पर हम z-b लगा देते हैं। सो E1 इक्वल टू -2π² m e⁴ z-b1 होल स्क्वायर अपॉन n1² h²। यहां पर हमने b की जगह b1 लगाया है क्योंकि n1 ऑर्बिट है। इसी टाइप से अगर यहां पर लिखोगे तो हम इस इक्वेशन में b1 को b2 और n1 को n2 लिख देते हैं, तो ये इक्वेशन हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। सो E2 इक्वल टू -2π² m e⁴ z-b2 होल स्क्वायर अपॉन n2² h²। सो E1 हमारा ये होगा और E2 हमारा ये होगा। सो E1 E2, तो इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 2π² m e⁴ अपॉन h² कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, z-b2 होल स्क्वायर अपॉन n2² माइनस z-b1 होल स्क्वायर अपॉन n1²। सो z-b2 होल स्क्वायर अपॉन n2² माइनस z-b1 होल स्क्वायर अपॉन n1²। सो दिस विल बी E1 E2। यह E1 E2 होगा। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। अब हम क्या करते हैं, z-b2 होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। सो E1 E2 इक्वल टू 2π² m e⁴ अपॉन h² ऑलरेडी था, हमने z-b2 होल स्क्वायर और कॉमन ले लिया है। सो यहां पर बच गया 1 अपॉन n2² और यहां पर हो जाएगा z-b1 होल स्क्वायर अपॉन z-b2 होल स्क्वायर into 1 upon n1²। So this will be E1 E2। If z is very large, then b1 equal to b2 equal to b। यदि z का मान अत्यंत अधिक हो तो b1 तथा b2 दोनों लगभग बराबर होंगे, जिसको हमने b लिख दिया है। So E1 E2 equal to 2π² m e⁴ अपॉन h²। b1 और b2 दोनों b रख रहे हैं, तो ये हो गया z-b होल स्क्वायर, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन n2² माइनस 1 अपॉन n1², क्योंकि ये भी b और ये भी b। सो z-b होल स्क्वायर से z-b होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो E1 E2 की वैल्यू हमको ये मिलेगी। इफ E1 E2 इज इक्वल टू h², यदि E1 E2 का मान डेल्टा E हो, जिसे हमने h² लिखा है, तो यहां पर हम h² लिख देते हैं। सो h² इक्वल टू 2π² m e⁴ अपॉन h² z-b होल स्क्वायर एंड इन ब्रैकेट 1 अपॉन n2² माइनस 1 अपॉन n1²। सो h² की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। For k alpha line n1 equal to 2 and n2 equal to 1, k alpha रेखा के लिए n1 का मान 2 तथा n2 का मान 1 होगा। सो n2 को हम 1 कर देते हैं एंड n1 को 2 कर देते हैं। सो
न्यू के अल्फा, h को हम नीचे ले लेते हैं, सो न्यू के अल्फा इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m e raised to 4 upon h cube, and in bracket z minus b k alpha whole square, and in bracket 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square. So new k alpha is directly proportional to z minus b whole square. b k alpha को हमने b लिख दिया है, so new k alpha is directly proportional to z minus b whole square, and इस proportionality साइन को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, so new k alpha equal to a into z minus b whole square, and this is our Moseley law. ये हमारा मोजले का नियम है. फॉर के अल्फा लाइन, के अल्फा रेखा के लिए a इक्वल टू 3RC/4 एंड b इक्वल टू 1. सो के अल्फा लाइन के लिए न्यू के अल्फा हो जाएगा 3RC/4 एंड इन ब्रैकेट z-1 होल स्क्वायर. हियर r इज रिडबर्ग कांस्टेंट, यहां r रिडबर्ग नियतांक है, एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जबकि c प्रकाश का वेग है. So here we end our session. In the current session, we have discussed about characteristic X-ray spectrum and Moseley law. We also discuss here Moseley law from Bohr's theory. So goodbye.